जय हिंद। तो हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे कि प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब का डेफिनेशन भी देख लिए थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। उसके पहले देखिए यहाँ पे एक लोग बात करते हैं कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो आप लोग टेबल बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि किरण पुंज के वास्तविक रूप से काटने से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और यहाँ पे आभासी में हो जाएगा कि किरणों को पीछे बढ़ाने पर ये जहाँ मिलते हैं वहाँ आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। दूसरा है कि ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होते हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा उल्टा, और आभासी जो होता है वस्तु की अपेक्षा सीधा होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जितने होंगे उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब देखिए ये याद कर लीजिएगा आप लोग, 2 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए किसी समतल दर्पण के सामने रखे गए वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है, माने दर्पण के सामने होती है। सबसे पहला बात इसमें याद रखना है कि वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब, आभासी, दर्पण के पीछे बनेगा और उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रहता है। अगर मान लीजिए कि वस्तु को रख दिया जाए, यहाँ पे देख सकते हैं फिगर के माध्यम से समझिए। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ओ का मतलब कि ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, आई का मतलब इमेज यानी प्रतिबिंब। तो देखिए 2 किरण की आवश्यकता होती है। यहाँ से एक किरण भेजा गया है दर्पण से परावर्तन के बाद, जब 90 डिग्री पे पड़ रहा है माने अभिलंब पे, तो ये क्या हो जाएगा, उसी दिशा में वापस लौट आएगा। उसी दिशा में वापस लौट आया है। दूसरा किरण भेज दिए हैं यहाँ से ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा कि आपतन कोण परावर्तन, जितना कोण पे आएगा उतना ही कोण पे परावर्तित हो जाएगा। तो ये आई हो गया, ये आर हो गया। अब देखिए ये दोनों किरण जो है किसी बिंदु पे काट नहीं रहा है परावर्तन के बाद, तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, और डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ बढ़ाने पे जहाँ पे कटेगा ना वहीं पे क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आई पॉइंट पे जाके कट जा रहा है। तो आई पॉइंट पे जब कट रहा है तो इस वस्तु का यानी वस्तु ओ का प्रतिबिंब आई कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, और टूटी रेखा से दिखाया गया है। इसका मतलब कि ये आभासी प्रतिबिंब होगा। दूसरा का बात कि दर्पण से अगर मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा वस्तु, तो ये इमेज भी कितना सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यानी इसमें हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु की दूरी यानी वस्तु की दूरी बराबर होगा प्रतिबिंब के दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये प्रतिबिंब जो होता है ना पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब पार्श्विक का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे पार्श्विक परिवर्तन चाहे पार्श्व परिवर्तन इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए ये होता क्या है, तो इसका परिभाषा लिखाया है कि वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग का दिखाई देना पार्श्व परिवर्तन कहलाता है या पार्श्विक परिवर्तन कहलाता है। यानी जब समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, तो वो अगर वस्तु में दाहिने तरफ है तो प्रतिबिंबों में दिखाई देगा बाएं साइड, और जो बाएं साइड होता है वो किस साइड दिखाई देगा, दाहिने साइड दिखाई देगा। इसी को क्या बोला जाता है, पार्श्विक परिवर्तन या पार्श्व परिवर्तन बोला जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, यानी समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 1 नंबर में लिखा है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए
दूसरा है कि प्रतिबिंब आभासी होता है, यह प्रतिबिंब जो होता है आभासी होगा। कैसा होगा? तो आभासी होगा। तीसरा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी अगर 5 फीट का वस्तु है तो प्रतिबिंब भी 5 फीट का बनेगा। और 4 नंबर दिया है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, यानी वस्तु सीधा तो प्रतिबिंब भी क्या होगा? सीधा होगा। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप अभी बताया है कि बायां भाग दाहिना, दाहिना भाग बायां दिखाई देना पार्श्विक परिवर्तन कहलाता है। उसके बाद देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है, यानी गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण, तो यहाँ पे देख सकते हैं गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी गोले का एक भाग हो तो उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी कि जब किसी गोले को काट करके कोई दर्पण बनाया जाएगा तो उसी दर्पण को क्या बोला जाता है? गोलीय दर्पण बोलते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण कांच के एक टुकड़े को रजित कर बनाया जाता है। कांच के एक टुकड़े को रजित कर बनाया जाता है जो इस खोखले गोले का भाग होता है। कांच के इस टुकड़े के बाहरी सतह को रजित करने पर, यानी रजित का मतलब होता है कलर करने पर, कलई करने पर अवतल दर्पण प्राप्त होता है। यानी बाहरी सतह को जब रजित किया जाएगा तो अवतल दर्पण बनेगा, तथा टुकड़े के भीतरी सतह को रजित करने से उत्तल दर्पण बनता है। उत्तल दर्पण बनता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये गोला हो गया, अब उसके बाद क्या करिए कि इसको बीचों बीच से काट दीजिए, ऐसा काट दिया गया। अब देखिए जब बाहरी सतह को, यानी जब बाहर वाला सतह को, ये 2 भाग में बंट गया कि ना, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक भाग हो जाएगा ये वाला, तो बाहरी सतह को कलर कर देंगे तो कौन दर्पण बनेगा? तो अवतल बन जाएगा। अवतल दर्पण बन गया। और जब इसके भीतरी सतह को कलर किया जाएगा तो इस साइड वाला हाई वाला दर्पण कौन दर्पण हो जाएगा? तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण। तो उसी को यहाँ पे दिखा दिया गया है फिगर में, तो देख लीजिए ये तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों का अवतल दर्पण। बाहरी सतह को कलर किया गया है अवतल दर्पण। इससे अभी मतलब मत रखिए, CF ये बाद में समझा जाएगा CFP क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं भीतरी सतह को, इसके अंदर वाले सतह को कलर किया गया है, तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। यहाँ पे दर्पण का ध्रुव यानी पोल, ध्रुव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोल। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब बाद में फिगर के द्वारा समझ लिया जाएगा, पहले डिफिनीशन देख लीजिए। इसे P से सूचित किया जाता है, कैपिटल P है। उसके बाद है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र में देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से, कैपिटल C है, से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हो गया वक्रता त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है, बड़का R से सूचित किया जाता है। उसके बाद है प्रधान अक्ष, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रधान अक्ष चाहे मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। डिफिनीशन होता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए फिगर से समझिए, यहाँ पे हम लोगों के पास एक गोलीय दर्पण है, यह हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन खींचा गया है, ये जो लाइन दिख रहा है ना,
यही लाइन हम लोगों का कच्ची है, तो प्रधान अक्ष है। यही लाइन क्या है? प्रधान अक्ष है। ये जो दिख रहा है यहाँ पे P से सूचित किया गया है, ये दर्पण का मध्य बिंदु है, यानी ध्रुव है। इसे P से सूचित किया जाएगा, इधर भी ध्रुव हो जाएगा। दूसरा बात कि यहाँ पे गोले का सेंटर क्या है, यानी केंद्र क्या है? तो C है। ये C क्या है जाएगा? वक्रता केंद्र के लिए। उसके बाद C से P की दूरी, यहाँ पे देख सकते हैं C से P की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, ये भी बराबर होगा, ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। ये जो लाइन दिख रहा है बड़ी वाली, तो वो क्या हो जाएगा? तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। बस इतना ही।